नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। रीट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको इससे पहले पर्यावरण के जो 30 प्रश्न हैं वो करा चुके हैं और ये जो प्रश्न है आपके यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। सेम यही कोर्स लगभग यूपी टेट में भी है, तो उसके लिए भी अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि पेपर वो बाद में होगा, रीट का आपका काफी पहले होगा, तो प्रश्नों की प्रैक्टिस उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी के जो है कुल 30 प्रश्न और स्टार्ट हम करेंगे पैराग्राफ से, क्योंकि पैराग्राफ पूछा भी जाता है। 91 से 99 प्रश्न आपके पैराग्राफ पर आधारित हैं। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि किसी को देखने के लिए आंख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह जो कथन है इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग जो है वो ढूंढा और उस पर निर्भयता से जो है वो बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा जो है वो प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। ये सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक जो है वो होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो ये आपका जो है पूरा पैराग्राफ है। इस पर आधारित 91 सबसे पहला जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है, और 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो हिम्मत को लेकर बात की गई तो सी या डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। डी वाला आपका ज्यादा सही होगा। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम जो है वो मुश्किल है, ये आप कहेंगे जो भाव यहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया है इसके सबसे निकट है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य हिम्मत तथा धैर्य के साथ कोई भी कार्य स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, तो मेहनत और लगन पूर्वक उस कार्य को करता है तो सफलता उसे निश्चित ही जो है वो मिलती है। 92 प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो दोनों है, प्रारंभ, सफलता, परिवहन या फिर कठिनाइयां। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा ये आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सफलता जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सफलता शब्द में आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही यूज हुआ है। यहाँ पर जो सफलता है इसमें अगर उपसर्ग की बात करें तो आप क्या कहेंगे, सफल आप यहाँ पर शब्द में, या डायरेक्ट अगर उपसर्ग ही बता दें तो आप कहेंगे कि जो सा है यहाँ पर वो उपसर्ग है। मूल शब्द आपका यहाँ पर क्या है, तो जो सफलता है इसका मूल शब्द आपका फल होता है। ये आपका मूल शब्द हो गया जिसमें सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है और ता जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। इस टाइप से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश कह सकते हैं। उपसर्ग हम कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ जो है वो या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय जो है वो कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 93 कि पर पीड़ा शब्द का जो गद्यांश है उसमें प्रयोग के अनुसार अर्थ जो है वो क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। बात करते हैं उत्तर की। तो पर पीड़ा शब्द का अर्थ होता है दूसरों की पीड़ा, तो आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों को पीड़ा, इस टाइप से सेंस ही नहीं बन रहा है तो दूसरों की पीड़ा ही आपका सही होगा। ऐसे भी आप आसानी से इसे सही कर सकते थे। अगला कह रहा है कि गद्यांश के प्रारंभ में जो उद्धृत कथन है किसके जीवन का दर्शन जो है वो बना। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो आपने पहले ही पढ़ा था, रेवती रॉय के बारे में जो है वो बताया गया है। इनके ही बारे में
ऊपर पैराग्राफ में भी जो है हमने पढ़ा। 95 प्रश्न कह रहा है कि रेवती रॉय जो है उसकी कैब सेवा मूलतः किसके लिए है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कामकाजी महिलाओं के लिए है। स्टार्ट लास्ट में जो आपका पैराग्राफ लिखा था उसमें लिखा भी था कि मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए जो है वो इनकी कैब सेवा जो है वो थी। रेवती राय जो है उनके बारे में लिखा था ना कि एकदम नया रास्ता इन्होंने कैब के द्वारा जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देने के लिए जो है ये चुना था। 96 प्रश्न कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है, किससे जूझना पड़ता है ये आपको यहाँ पर बताना है। मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से या परपीड़क और अपराधी लोगों से। आंसर की बात करते हैं तो यही पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि इनका सामना करना पड़ता है और इसी से निजात जो है इन्होंने दिलाई थी। 97 प्रश्न कह रहा है कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे रीजन जो है वो क्या था। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। लगभग 5 से 10 सेकंड का समय मैं लगभग सभी में दे रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन पढ़ के सही ऑप्शन तक पहुंच सकें। आंसर की बात करते हैं तो महिलाओं की कठिनाइयां जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण। अगला प्रश्न है आपका 98 कि रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, तो बताना है आपको खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, या फिर बीमार पति की देखभाल का, या फिर महिलाओं के लिए कैब संचालन का। बात करते हैं उत्तर की तो महिलाओं के लिए कैब संचालन, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा जो है वो माना गया है। चार ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आप कहेंगे सड़क परिवहन को लेकर ही पैराग्राफ में बताया गया था, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक हमने गद्यांश देखा, एक आपका काव्यांश भी जो है वो आता है जो कि 100 से 105 तक 5 प्रश्न इस काव्यांश पर आधारित पूछे गए हैं। ये आपका काव्यांश है। गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई आज वर्षा गजब आई। इस टाइप से आपका काव्यांश है जिसे आप पद्यांश भी कह सकते हैं। और इस पर प्रश्न पूछा गया है कि बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन जो है वो क्या करने लगा है। पैराग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि नॉर्मल पैराग्राफ जब आप भी प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं तो आप पैराग्राफ को साइड कर देते हैं, केवल प्रश्न आके देख लेते हैं, जबकि पैराग्राफ आपका आता है तो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कवि का मन गरजते बादल और घनघोर बरसात जो है उसमें मोर जैसा प्रसन्न है। तो यहाँ बेसुध है मन कहकर जो कवि की कहना चाह रहा है वो आप कहेंगे कि मन मस्त हो जाता है, आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 101 प्रश्न कह रहा है खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, या फिर उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, या फिर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला ही बिल्कुल सही होगा कि काव्यांश में खेत अंगड़ाइयां ले रहा है क्योंकि सूर्य के सो जाने से क्या है उन्हें भी खेतों में नींद आ रही है, यही पैराग्राफ में बताया भी गया था। 102 प्रश्न है गरजते घन घनन घन घन में अलंकार जो है वो कौन सा है। रूपक श्लेष रूप उपमा या अनुप्रास। तो आसान सा है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में जहां पर यूज होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमान और उपमेय का अभेद होता है वहां रूपक होता है। उपमा कहाँ होता है, दो वस्तु में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ भी होता है समता, तुलना या फिर बराबरी, या जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां आपका उपमा अलंकार होता है। 103 प्रश्न कह रहा है मन की उपमा किससे दी गई है, मोर, सावन, बादल या वर्षा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बात करते हैं उत्तर की। तो मोर से जो है वो दी गई है। जिस प्रकार घनघोर बारिश से मोर का मन प्रफुल्लित हो गया या होता है तो वह झूम उठता है, उसी प्रकार मन भी प्रसन्न हो जाता है।
तो यही ऊपर आपका काव्यांश में बताया भी गया था। 104 प्रश्न कह रहा है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य जो है वो थक गया है, छिप गया है, नींद में है या खो गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन छिप गया है जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बरसात के जो मौसम होते हैं उसमें बादलों में अक्सर सूर्य क्या होता है, छिप जाता है, उसी को लेकर ही बात की गई, तो छिप गया आपका सही हो जाएगा। लास्ट आपका पैराग्राफ पर आधारित है, क्योंकि पैराग्राफ पर 105 ही तक प्रश्न थे। पुरवाई से क्या आशय है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बोलते भी हैं आप देखिए गांव वगैरह की लैंग्वेज में कि पुरवैया चल रही है, तो ये तो कंफर्म है कि वायु से संबंधित होता है, तो नदी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। एबीसी में से आंसर की बात करते हैं तो पूर्व से आने वाली वायु को जो है वो कहते हैं पुरवाई। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब प्रश्न 106 से 200 तक यहाँ पर विकल्प वाले दे रखे हैं, पर हम केवल 106 से 120 तक देखेंगे जहां पर हिंदी के प्रश्न हैं। तो प्रश्न 106 देखते हैं कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धि करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, या फिर उसकी अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें 20-20 बार लिखवाना, या फिर उसको समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, या फिर उसको समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। आपको समझ में स्पष्ट आ रहा है कि पहला ऑप्शन ही सही बिल्कुल था कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए। सीटेट में आप क्या पढ़ते हैं, अवसर प्रदान करना, कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। बस पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप के सीटेट में भी प्रश्न आप देखते हैं। 107 प्रश्न कह रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। मुहावरे लोकोक्ति का उनका वाक्यों में यूज कराना, या फिर अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्ति के प्रयोग द्वारा भाषा को और अलंकारिक बनाना, या फिर ये आपका अलंकारिक बनाना, या फिर संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्ति जो है उनके प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, या फिर मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आप कहेंगे संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्ति के प्रयोग को समझना और उनका साथ में प्रयोग भी करना, क्योंकि प्रयोग करने से वो चीज जब आप दैनिक जीवन में उतारते हैं वो ज्यादा प्रभावी होती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट जो है वो करता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट जो है वो करता है। तो इन चारों ऑप्शन में चारों को ना पढ़ के डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये डी वाला आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यही जो पुनरावृत्ति है उससे ही तो वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, और जिसका हमें बोध जो व्याकरणिक ज्ञान है, व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, प्रश्न पूछा गया था ना। तो जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव है, तो आप कहेंगे कि वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। यही आपसे पूछा गया था। 109 प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार सभी टाइप के प्रश्न जैसे ऐसे आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस हम कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। रीड के प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको एक अंदाजा भी लगे कि कैसे कैसे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं अभी तक। आंसर की बात करते हैं तो समस्त व्याकरणिक जो बिंदु हैं उनका समावेश आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है, यही पूछा गया था। उच्च प्राथमिक लेवल की जब बात होगी तो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश सबसे कम महत्वपूर्ण है, जबकि बाकी सभी देखिए अधिक महत्वपूर्ण वाले ऑप्शन दे रखे हैं। 110 प्रश्न है आपका कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक जो है वो है। तो बोध करके चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए तो बात करें उत्तर की, तो भाषा बोध और साहित्य बोध आपका जो है वो
सही हो जाएगा। भाषा बोध और साहित्य बोध इनका होना अति आवश्यक है। अगर किसी भी आलोचक की बात करें, समालोचक की बात करें, तो उसको भाषा और साहित्य का ज्ञान अगर नहीं होगा तो किसी भी रचना के संदर्भ में क्या करेगा, वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है। 111 प्रश्न है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, या फिर सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने और साहित्यकार में रुचि बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए, या फिर सामान्य ज्ञान में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही टर्म चेंज हुआ है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, पढ़ने में रुचि जगाना। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सबसे पहले जगेगा तभी कुछ भी सीखेगा। और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए भी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ताकि इंटरेस्ट उनका जगे और साथ ही साथ ज्ञान में भी वृद्धि हो। 112 प्रश्न कह रहा है उच्च प्राथमिक लेवल पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से कौन सा है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या? कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। जब आप से प्रश्न में पूछा, क्या लेवल लेकर पूछा जा रहा है, उच्च प्राथमिक पूछा जा रहा है या फिर प्राथमिक पूछा जा रहा है, इस चीज को देख कर ही यानी कि प्रश्न में आंसर को टिक कीजिएगा। 113 प्रश्न कह रहा है विभिन्न प्रकार के जो कार्य क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। ये कथन में प्रत्युक्ति से क्या तात्पर्य है? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। विभिन्न भाषा उदाहरण, या विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, या शब्दों की व्युत्पत्ति। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे विशिष्ट भाषा प्रयोग आपका जो है वो सही होगा। प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम का प्रयोग, विधि का सूत्र या कह सकते हैं ट्रिक होती है आपकी, जिससे अलग अलग जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनके विभिन्न परिचित या उनके विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं, ताकि वे भाषा के विभिन्न जो नियम हैं उनको सीख सकें। तो विशिष्ट भाषा प्रयोग आपका सही होगा। 114 प्रश्न कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे जो प्रत्यक्ष विधि है ये आपका सही होगा। तो भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो प्रत्यक्ष विधि में जो है वो नहीं रखा जाता। जबकि बाकी जो तीन ऑप्शन है इनकी अगर बात करें तो भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ आप कहेंगे रखा जाता है। 115 प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? पाठ्यचर्या सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या पाठ्यक्रम को पूरा करना, या फिर परीक्षा का आयोजन। तो मैंने पहले ही कहा है कि जब अवसर की बात आए बस आपको ऑप्शन अन्य पर जाना ही नहीं है। अगर ऑप्शन बाकी निगेटिव है तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही हो जाएगा। ना तो सिलेबस कंप्लीट कराना इंपॉर्टेंट होता है, ना ही परीक्षाएं। तो आपका 116 प्रश्न देखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्यों नहीं सीखते हैं, कितना सीखा है या फिर क्या सीखा है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो जो आकलन है उसका उद्देश्य ये जानना होता है कि बच्चे जो है वो कैसे जो है वो सीखते हैं। या फिर वैसे इस ऑप्शन से अच्छा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है कि बच्चों ने सीखा कितना है, क्योंकि आकलन हम कर रहे हैं ना, तो आप आकलन के अंतर्गत इसी ऑप्शन को रखिए कि बच्चों ने कितना सीखा है, यही आपका जो है वो सही होगा। एक सतत आकलन होता है और एक व्यापक स्तर पर भी होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें आकलन का उद्देश्य यही तो होता है कि कितना सीखा है, यही आपका चेक करना। 117 प्रश्न कह रहा है कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की जो बारीकियां हैं वो समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे कि हम भी सफल होंगे, इसमें भी लगने से अर्थ में यह अंतर आता है कि परीक्षा के लिए उसे तैयारी करनी है, यानी कि क्या कर रहे हैं और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। और ये जो भी होता है ये एक्चुअल में होता क्या है,
तो आप कहेंगे ये निपात होता है। जब किसी चीज पर जोर देना होता है ना, तो वहां पर हम, या बारीकियां कुछ समझाना होता है वहां पर हम, वैसे अधिकतर जोर देने के संदर्भ में यूज होता है। 118 प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सबसे कम पूछा गया है कि कम भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, वैकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान या संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो चार ऑप्शन में आप क्या कहेंगे कि जब बात हो रही है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में, तो संवैधानिक मूल्य आपके कहाँ से इतने इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे कम महत्वपूर्ण आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, जबकि भाषा कौशल भी इंपॉर्टेंट है, वैकरणिक नियम भी, और भाषा प्रयोग की क्षमता तो सबसे ज्यादा। 119 प्रश्न है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। चार ऑप्शन है, बताना है आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनी में से कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक अपेक्षित है। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। एकांकी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य में आपका जो है वो एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन जो है उसमें आप कहेंगे सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में आपके कई पात्र होते हैं और जो प्रत्येक पात्र है उसके भी अलग अलग किरदार होते हैं, और उन किरदारों को सस्वर जो पाठन यहाँ पर पूछा गया है, सस्वर पठन विधि द्वारा ये सर्वाधिक बढ़िया तरीके से, उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। उच्च प्राथमिक लेवल की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होता है मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, तो अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, बताइए। पहला, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। और चौथा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो आपको बताना है हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति अगर आपको परखनी है तो किस प्रश्न से सबसे अच्छे तरीके से आप परख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर पार्ट देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 2 लाइव टाइमिंग है, एक दोपहर के 3 बजे, एक शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करें तो आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपका बिल्कुल सही होगा। यही अभिव्यक्ति को परखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण के रूप में आप प्रश्न को कह सकते हैं, क्योंकि जब इसका प्रयोग करेगा तो विद्यार्थी की भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ है वो समझ में आएगी। जबकि जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं ये एज इट इज रटे रटाए प्रश्न होंगे, तो इसमें आप बच्चे को नहीं चेक कर पाएंगे कि उसकी अभिव्यक्ति की कैसे क्या है या किस प्रकार आपको परखनी है। तो इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, प्रीवियस ईयर राजस्थान के पेपर में आपका जो सबसे लेटेस्ट में पेपर हुआ था वहां से प्रश्न पूछ लेते हैं। और वो प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। हम ऐसा करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर को ही देख लेंगे, उससे एक फायदा ये भी होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। ए आपका ऑप्शन है 1920, बी आपका ऑप्शन है 1856, सी आपका ऑप्शन है 1853, और डी आपका ऑप्शन है 1959। तो ये चार ऑप्शन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है वो नेक्स्ट जो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे उसी में इसको सॉल्यूशन यानी इसका आंसर भी जो है वो बता देंगे। तो सभी लोग तब तक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सभी लोग जो है आंसर इसका आसानी से दे लेंगे। तो आज के में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।